आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र से जुड़े सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में, जो प्रश्न मैंने रखे इस वीडियो में, वो आपकी परीक्षा में 99% चांस है आने के। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्पेशल तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में 10-10 नंबर के, तो आपकी इस वीडियो से आपकी 20 नंबर के प्रश्न 100% क्लियर हो जाएंगे और बाकी कुछ लघु उत्तरीय के भी क्लियर हो जाएंगे। तो 20 नंबर तो आप क्लियर मान के चलिए कि हाँ पक्के हो गए अभी से, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, वो तैयार कर लेंगे आप और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो हो बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है। ठीक है, जिन छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है। ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर के वाले भी, वार्षिक वाले छात्र भी देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर में लिखना है कि बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संगठन भी जो ठीक है बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संगठन भी जो इस धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त तथा वैदिक शिक्षा से भिन्न था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, वो आपको लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेंगे तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा, वो चाहे लघु में आए चाहे विस्तृत में आए, लेकिन आएगा ज़रूर 100% गारंटी के साथ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। 100% परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। ओके, और इसका जो आंसर है इतना मैंने दे रखा है यहाँ पर, और इसका आंसर और अच्छे से अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने क्वेश्चन बैंक में। तो कुल मिला के ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, ये बहुत ही हाई लेवल का और हाईलाइट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। अगर आप, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर आप ये परीक्षा में प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो आप कमेंट में जो चाहे, जो आपकी इच्छा हो, जो बोलिएगा। ठीक है, या फिर हमारी वीडियो ही छोड़ना, मतलब कि देखना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न ना आए आपकी परीक्षा में ये तो ठीक है, इस बात की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर का मतलब कि प्रश्न पत्र है वो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, प्रश्न पत्र का नाम, और अगर ये सिलेबस में आपके ये क्वेश्चन दिख रहा है तो ये प्रश्न आएगा। अगर सिलेबस में आपके नहीं है तो उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ उत्तर में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन जो भारतीय शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर हैं एएस ठीक है अलेत्तेकर ने लिखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, ठीक है, और आपका व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नत और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रकाश। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज करके लिखना है। ठीक, हेडिंग बना के, जैसे नंबर 1 पे ज्ञान व अनुभव पर बल। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं जो कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मालूम है कि कम से कम 5 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप लोग सर्च कर लीजिए अपने सीरीज में, क्वेश्चन बैंक में, इंटरनेट पे इसका आंसर तैयार कर लीजिए। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। ठीक है,
बहुत ही जर्नली और बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे जिस भी कॉलेज के हों, आप एक प्रकार से यूनिवर्सिटी या कॉलेज के छात्र तो है ही, ठीक है। तो जो शिक्षा की है वो प्रमुख समस्या क्या है भारत के विश्वविद्यालय की, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट आपको यहाँ से लेने हैं जो कि एक अच्छी लैंग्वेज में लिखना है कि उच्च शिक्षा के संबंध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में उसका संख्यात्मक विकास अत्यंत त्वरित गति से हुआ। साथ ही दूसरी विशेष बात यह है कि उसका विकास आदि से अंत तक अनियोजित रहा। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर गया, छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट हो गई, शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उपस्थित हो गई और सर्वोपरि यह शिक्षा उद्देश्य की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई। अतः जैसा कि कोठारी कमीशन ने लिखा, भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक एवं भयप्रद भी है, ठीक है। तो ये आपको पहले लिख देना, उसके बाद हेडिंग डालना है कि उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नवत हैं। तो पहले आपको लिखना है उद्देश्यहीनता की समस्या, इसी तरह आपको पॉइंट वाइज करके मेन हेडिंग डाल के उसके आगे लिखना है। इस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी सीरीज क्वेश्चन बैंक में पढ़ लेना है। बहुत ही जर्नली और हाई लेवल का प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीरियस मैं आपको बता रहा हूँ कि आएंगे आपकी परीक्षा में ज़रूर ये प्रश्न, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य घटकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये अभी रिसेंटली में आप सभी को मालूम है कि 2022 में नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति लागू होने से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, जो कि आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है इनके द्वारा, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा का व्यापक चर्चा आरंभ हो गई। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के, ठीक है, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ठीक है। और 1986 की शिक्षा नीति में ऐसा क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। एक लागू हुई थी शिक्षा नीति, जैसे कि 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति। इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, ठीक है। तो उसमें कुछ कमियां रह गई, ये बताया जा रहा है। उसको दूर करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी 2020 में आई, ठीक है। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? सबसे पहले शिक्षा का, ठीक है, सबसे पहले शिक्षा क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है, ठीक है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि का मनुष्य का योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इस नीति के द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100%, ठीक है, गैर के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पहला अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। 1986 और आपके 2020 में लागू हुई, इनमें से एक प्रश्न आएगा। वर्तमान नीति अंतरिक्ष और वैज्ञानिक के अस्तूरी रंगन, ठीक है, अस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय, ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक संकलन नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट
ठीक है, रेटियो यानी कि गेयर जिसको बोलते हैं 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग में शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। 5 नंबर है कि नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट आपको ज़रूर याद रख रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 या फिर 1986, इनमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% श्योर है आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। ये भी बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा, ठीक है, या फिर मुस्लिम शिक्षा, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे लघु में आए चाहे विस्तृत में आएगा, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, विशेषताएं। ठीक है, ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है प्रश्न। ठीक है, और एक प्रश्न और है जो कि मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न, एक सेकंड रुक जाइए आप सभी, कहाँ गया एक प्रश्न आपका, ये जो कहाँ पर है, प्राचीन भारतीय शिक्षा, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको काउंट करके बता दूं, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 प्रश्न। ठीक है, 5 में से आपकी परीक्षा में देखिए 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आएंगे दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, अगर 5 तैयार कर ले गए आप तो आपके 20 नंबर तो 100% क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ लिया गया तो अब भी आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, काफ़ी मदद मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।